बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो पोएम हम पढ़ने जा रहे हैं उसका टाइटल है द वर्ल्ड इज टू मच विद अस बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। इससे पहले कि हम पोएम की तरफ चलें, एक छोटी सी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ये जो पोएम है ये लिखी है विलियम वर्ड्सवर्थ ने, जो कि एक रोमांटिक पोएट है। रोमांटिसिज्म या रोमांटिक एरा इंग्लिश लिटरेचर में एक ऐसे दौर को कहा जाता है कि जब ये सोचा गया कि पोइट्री के अंदर इमेजिनेशन की और इमोशंस की बात होनी चाहिए, ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट्स के ऊपर पोइट्री होनी चाहिए, और जो लैंग्वेज होनी चाहिए पोइट्री की वो इजी टू अंडरस्टैंड और कॉमन मैन लैंग्वेज होनी चाहिए। तो उस वाले दौर को जो है रोमांटिक एरा कहा जाता है, और उस एरा में आने वाले पोइट्स को रोमांटिक पोइट कहा जाता है। और ये जो एज है इसे तस्वर किया जाता है 1800 से 1850 तक। और ये पोइट लॉरेट भी थे। पोइट लॉरेट कहा जाता है ऐसे पोइट्स को जिनको जो है गवर्नमेंट जो है वो अपॉइंट करती है, ताकि जो है वो कंट्री के लिए और जो है गवर्नमेंट के लिए जो है वो पोइट्री कर सके डिफरेंट ओकेजन्स पे। इन्हें पोइट ऑफ नेचर भी कहा जाता है बिकॉज इन्होंने सारी की सारी जो अपनी पोइट्री है ज्यादातर वो नेचर की एप्रिसिएशन में की है। और इनके कंटेम्प्रेरीज हैं सर वॉल्टर स्कॉट, पर्सी बायशे शेले और जॉन कीट्स। और क्लोज फ्रेंड है सैमुअल टेलर कॉलरिज। एसटी कॉलरिज इनके क्लोज फ्रेंड हैं। उसकी वजह एक ये भी है कि इनके साथ ही मिलकर इनकी ही कोलैबोरेशन में विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपनी बुक पब्लिश करवाई थी जिसका नाम था लिरिकल बैलेट्स। बेस्ट वर्क में द प्रील्यूड और डैफोडिल्स जैसी पोएम शामिल हैं। डैफोडिल्स पोएम तो यकीनी तौर पे आप सब ने पढ़ी होगी। पोएम जो है वो एक सोनेट है। सोनेट किस तरह की पोएट्री को कहा जाता है? एक ऐसी पोएम को कहा जाता है जिसमें 14 लाइंस होती हैं। सोनेट दो तरह की होती हैं बेसिकली। एक को हम कहते हैं पेट्रार्कन सोनेट और एक को हम कहते हैं शेक्सपियरियन सोनेट। पेट्रार्कन सोनेट्स को इटालियन सोनेट्स भी कहा जाता है और शेक्सपियरियन सोनेट्स को इंग्लिश सोनेट्स भी कहा जाता है। तो ये इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी हुई तो सोनेट है, लेकिन इसका जो पैटर्न है वो इटालियन सोनेट का है, वो इंग्लिश सोनेट का नहीं है। और जो इटालियन सोनेट्स होती हैं वो दो स्टैंजा पर कंसिस्ट करती हैं। पहला स्टैंजा 8 लाइंस का होता है जिसको ऑक्टेव कहते हैं, और जो नेक्स्ट स्टैंजा होता है वो 6 लाइंस पर होता है जिसे हम सिस्टेट कहते हैं। इस पोएम का बैकग्राउंड यह है कि इसे जो है फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में लिखा गया था, उसके दौरान लिखा गया था, जो कि इंग्लैंड में आने वाला इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है। और ये उस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अगेंस्ट लिखी गई है पोएम। ठीक है ना। विलियम वर्ड्सवर्थ ने विटनेस किया कि जो है दुनिया जो है वो जा रही है इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ, और इंडस्ट्रियलिज्म की वजह से जो है दुनिया में बहुत ज्यादा तबाही की, बहुत ज्यादा जो है नेचर से दूरी की जो है खदशात थे, जिसकी वजह से जो है बहुत सारे लोग इसके अगेंस्ट थे, और विलियम वर्ड्सवर्थ भी उनमें से एक थे। तो ये पोएम इटसेल्फ जो है वो अगेंस्ट में लिखी गई है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के, और ये 1802 में लिखी गई, 1807 में से पब्लिश किया गया। और जो राइम स्कीम है इस पोएम की वो है ए बी बी ए सी डी सी डी सी डी। और थीम क्या है पोएम की? दैट इज एन एप्रिसिएशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ नेचर, and it is a criticism on the world for being absorbed in materialism and distancing itself from nature। जैसा कि हम पहले तस्करा कर चुके हैं कि जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन थी वो लोगों को नेचर से दूर लेके जा रहा था। लोग इंडस्ट्रियल जोन में जा रहे थे, लोग जो है शहर की जिंदगी का जो है वो उस तरफ रुख कर रहे थे। तो ये एक ऐसा पोइट जो कि नेचर को बहुत अप्रिशिएट करता है, उससे बहुत लगाव है, उसको ये बात पसंद नहीं आई, तो उसने उसके अगेंस्ट जो है वो एक पोएम लिखी जो हमारे सामने है, जिसको अब हम पढ़ने जा रहे हैं। The octave reads, the world is too much with us. Late and soon, getting and spending, we lay waste our powers. Little we see in nature that is ours. We have given hearts
away a sordid boon. The sea that bears her bosom to the moon, the winds that will be howling at all hours, and are upgathered now like sleeping flowers. For this, for everything, we are out of tune. It moves us not, great God. I'd rather be a pagan, secluded in a creed outworn. So might I, standing on this pleasant lea, have glimpses that would make me less forlorn, have sight of Proteus rising from the sea, or hear old Triton blow his wreathed horn. The world is too much with us, late and soon, getting and spending we lay waste our powers. Little we see in nature that is ours. Let's see these three lines, that is the starting three lines of the poem. The poet says the world is too much with us. ये दुनिया जो है, जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए बनाई है, इसमें बहुत कुछ है हमारे लिए. Late and soon, पहले भी था, आगे भी होगा. But what are we doing? We are getting and spending. हम इस दुनिया में चीजें हासिल करने में और उन्हें खर्च करने में लग गए, उसे कमाने में और उसे यूज करने में, यूटिलाइज करने में लग गए हैं, और इसी में हम अपनी पावर्स को वेस्ट कर रहे हैं. लिटिल वी सी नेचर दैट इज आवर्स, और हम नेचर को देख नहीं पा रहे जो कि दर हकीकत हमारी अपनी है. ठीक है, यानी कि हम मटीरियलिज्म में पड़ गए. हम मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड को सोचते हैं, उसी के लिए काम करते हैं, उसी पे अपनी सारी एनर्जी वेस्ट करते हैं, और नेचर को जो है हम इतना ज्यादा जो है तवज्जो नहीं देते उस पे, हालांकि वो हमारी अपनी ही है. We have given our hearts away, a sordid boon. We have given our hearts away. हम दिल लगा बैठे हैं उस चीज से जो कि एक sordid boon है. What is the meaning of sordid boon? Sordid means something bad, something tragic, something sad, and boon means a blessing. तो ये ऑक्सीमोरॉन की जो है एक एग्जाम्पल है कि हम दो कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स को एक साथ लिख रहे हैं. ठीक है, इसका मतलब यह है कि कोई ऐसी रहमत जो हमारे लिए जहमत का सबब है. तो पोइट जो है शुरू की 4 लाइंस में जो बात बता रहा है वो कंप्लेन कर रहा है कि हमने दुनिया में मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे भागना शुरू कर दिया है. हमें नेचर नहीं दिखती जो कि हमारे लिए है, हम उसको अप्रिशिएट नहीं करते. नेचर का एन कैपिटल रख के पोइट ने ये समझाना चाहा है कि नेचर इज नॉट समथिंग वेरी इजी थिंग, और कोई ऐसी चीज जो कि बहुत ही मामूली सी चीज है, वो ऐसी चीज नहीं है. नेचर अल्लाह ताला ने हमारे लिए डेवलप की है जो कि खूबसूरत है. ठीक है, जिसको हमें वैल्यू करना चाहिए, लेकिन हम उसको वैल्यू नहीं कर रहे. हम तो दिल लगा बैठे हैं उस चीज से, उस तोहफे से जो कि हमारे लिए बुरी है. इस मटेरियलिस्टिक प्रोग्रेस से हम दिल लगा बैठे हैं. The sea that bears her bosom to the moon, the winds that will be howling at all hours, and are upgathered now sleeping flowers. For this, for everything, we are out of tune. कहता है कि जो ये समंदर है जो अपने सीने पे चांद को लगाता है, जो अपने सीने से चांद को लगाता है. इमेज इसने पेश की है पोइट ने कि रात के वक्त समंदर के ऊपर जो चांद की रिफ्लेक्शन है वो कितनी खूबसूरत मंजर वो पेश करती है, और हवाएं जो कि हर वक्त चलती रहती हैं वो अभी स्लीपिंग फ्लावर्स की तरह से जो है वो रुकी हुई हैं. ठीक है, फॉर दिस फॉर एवरीथिंग वी आर आउट ऑफ ट्यून. और ये जितनी भी वंडर्स ऑफ नेचर हैं, समंदर है, चांद है, हवाएं हैं, हम इन तमाम तर चीजों के लिए और इन तमाम चीजों के अलावा जो बकिया चीजें हैं उन सब के लिए वी आर आउट ऑफ ट्यून. हम जो है उसको अप्रिशिएट करने के काबिल नहीं है. और अप्रिशिएट करने के काबिल क्यों नहीं है? क्योंकि हमने जो है अपना दिल नेचर से हटा के मटेरियलिस्टिक चीजों में लगा दिया है. तो अगर हम फर्स्ट स्टैंजा देखें तो फर्स्ट स्टैंजा में सिंपल कंप्लेन है. शुरू की 4 लाइंस में तो मुकम्मल तौर पे कंप्लेन है, और आखिरी लाइन में अगेन वो कंप्लेन कर रहा है
ये बता के कि हम नेचर को एंजॉय नहीं करते। तो कह रहा है कि पोइट कि इस दुनिया में हमारे लिए बहुत कुछ है हमेशा से, लेकिन हमने अपने आप को मटेरियलिस्टिक प्रोग्रेस में इतना फंसा दिया है कि नेचर हमसे महसूस नहीं होती। जो ब्लेसिंग्स हैं अल्लाह की, जो कि नेचर से हमें मिलती है, वो हमें महसूस नहीं होती। और जितनी भी खूबसूरती है जो नेचर ने हमारे लिए रखी हुई है, अब हम इस काबिल नहीं रहे कि हम उसको अप्रिशिएट कर सकें। The world is too much with us, late and soon। इस लाइन में पोइट ये कह रहा है कि this world which is full of nature's wonders has always been with us and will stay the same in the future। Getting and spending we lay waste our powers। We are wasting our time and power in earning materialistic thing, and in spending them we are wasting our time। Little we see in nature that is ours, we are unable to enjoy the wonderful beauty of nature which is all ours। We have given our hearts away a sordid boon। We are running after materialistic progress, considering it a blessing। This sea that bears her bosom to the moon, this sea which embraces the moon, wind that always blows noisily, are upgathered above like sleeping flowers। We are unable to appreciate all the above stated things in every other beauty of nature। It moves us not, great God। I'd rather be a pagan, secular in a creed outworn। It moves us not, nature हमें मूव नहीं करती, नेचर हमें इम्प्रेस नहीं करती। ए मेरे खुदा, ए अजीम खुदा, मैं चाहता हूं कि मैं पैगन हो जाऊं, जिसकी जो है ब्रॉटअप एक ऐसे क्रीड में हो, एक ऐसे फेथ में हो जो कि एंशियंट फेथ है। पैगन कहा जाता है उन लोगों को जो कि पोलिथिस्ट होते हैं, जो एक से ज्यादा खुदाओं पर यकीन रखते हैं। ठीक है, तो पोइट जो है वो एक ऐसी बात कर रहा है जो कि इम्पॉसिबल है। ठीक है ना, लेकिन वो अपने गुस्से का इजहार इस तरीके से कर रहा है कि ठीक है कि अगर मैं इस दुनिया में हूं जहां पर लोग जो है वो नेचर से दूर चले गए हैं, तो मैं चाहूंगा कि मैं उस दौर में चला जाऊं जब लोग पेगन हुआ करते थे, जब लोग पॉलिथिस्ट हुआ करते थे, जब लोग एक से ज्यादा खुदाओं पे यकीन रखते थे। और ये वो अकीदा है जो कि कदीम जमानों का अकीदा है। So might I, standing on this pleasant lea, have glimpses that would make me less forlorn। कहता है कि अगर मैं पैगन होता तो पैगन होने से मुझे क्या फायदा होता कि मैं इस प्लेजेंट ली पे खड़ा होता, हैव ग्लिम्सेस दैट वुड मेक मी लेस फॉरलॉर्न, और मैं वो मनाजिर देखता जिसे देखकर मैं लेस फॉरलॉर्न होता, यानी कि मुझे जो गम है वो मेरा गम कम हो जाता, मेरी परेशानी कम हो जाती। Have sight of Proteus rising from the sea, or hear old Triton blow his wreathed horn। अब ये जो प्रोटियस और ट्राइटन है, ये ग्रीक मिथोलॉजी में गॉड्स हुआ करते थे, और ये गॉड्स किसके होते थे? समंदर के। ठीक है, तो ये जो बात वो कह रहा है कि मैं पैगन होता, तो पैगन होने से मुझे क्या फायदा होता कि जब मैं समंदर के पास खड़ा होता और मैं चरागाहों पे खड़े होके समंदर को जब देखता, तो समंदर को जो देखने वाली निगाहें होती या जो सोच होती वो ये होती कि ये समंदर हमारे लिए मुकद्दस है, क्योंकि यहाँ से प्रोटियस भी निकलता है जो खुदा है, और ट्राइटन भी निकलता है जो खुदा है। तो हमारे देखने का नजरिया शायद ज्यादा जो है मुकद्दस होता, उसके अंदर तकद्दुस होता इन तमाम तर नेचुरल ऑब्जेक्ट्स के लिए। तो कह रहा है कि अगर इस दुनिया में लोग नेचर से दूर जा रहे हैं, तो ए खुदा मैं चाहूंगा कि मैं पैगन ही बन जाऊं और मैं उस दौर में पैदा हो जाऊं, उस दौर में पलूं बढ़ूं जिसमें लोग जो है नेचुरल चीजों में, नेचुरल ऑब्जेक्ट्स में खुदाओं को तलाश करते थे वो बेशक जो है काफिर, वो ऐसे लोग थे जो कि एक से ज्यादा खुदाओं पे यकीन रखते थे, लेकिन ऐसा करने से वो कुदरत को अप्रिशिएट कर पाते थे, और कुदरत की जो
तकद्दुस था उसको समझ पाते थे। तो ऐसे मजहब का, ऐसी सोच का, ऐसे अकीदे का फायदा कोई नहीं जो कि हमें कुदरत से करीब ना करे, हमें कुदरत से दूर कर दे। ठीक है भाई। तो लास्ट स्टेंजा में पोइट ने सिंपल ये कहा है कि मेरा इस दुनिया में दिल नहीं लगता जहां पे लोग इतने मटेरियलिस्टिक हैं। मैं तो चाहूंगा उन एंशिएंट फेथ वाले टाइम में पैदा हूं, व्हेन पीपल यूज्ड टू बी पैगन्स। और मैं वहां जब जाऊं और मैं प्लेजेंटली पे खड़ा हूं, तो मैं बहुत ही ज्यादा दिल में ख्वाहिश लिए, आंखों में रिस्पेक्ट लिए उस समंदर को देखूं जहां से प्रोटियस और ट्राइटन जैसे खुदा निकला करते थे। ऐसा करने से कम समंदर के लिए और नेचर के लिए मेरे दिल में बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट पैदा हो जाएगी। प्रोटियस एक ऐसा जो है गॉड था जिसे तस्वर किया जाता था कि वो फोरटेल्स करता है, और ट्राइटन ऐसा गॉड था जिसको ये समझा जाता है कि जब वो अपने हॉर्न को बजाया करता था तो जो है समंदर के जो शोर होता था वो पुरसुकून हो जाया करता था। अब पोएट कहता है कि इट मूव्स अस नॉट ग्रेट गॉड, I'd rather be a pagan, secluded in a creed outworn. Nature does not impress us, oh God. I would rather be a polytheist who is brought up in ancient faith, so that I might stand on the beautiful meadows, have glances that would make me less sad, have sight of Proteus coming out of the sea, or hear old Triton who blows his horn to calm the sea. तो इस जब हम पोएम को कंक्लूड करते हैं तो सिंपल पोएम के अंदर कंप्लेन है, ऑक्टेव के अंदर कंप्लेन है पोएट की कि हम एक ऐसी दुनिया में रहना शुरू हो गए हैं जहां पे मटीरियलिज्म बहुत ज्यादा है और नेचर की वैल्यू ना होने के बराबर है। ठीक है, और हम इस काबिल अब नहीं रहे कि हम नेचर की वंडर्स को जो है हम अप्रिशिएट कर सकें। फिर वो सेस्टेट में जो है खुदा को मुखातिब करते हुए कहता है कि ऐ खुदा, ऐसे दौर में रहने से बेहतर है कि मैं पुराने दौर में पैदा हो जाता और वहीं पला बढ़ता जब लोग पैगन्स हुआ करते थे। कम से कम उस वक्त के अकीदे में जो नेचर की जो माइट थी या जो नेचर के वंडर्स थे, लोगों के दिल में उसकी रिस्पेक्ट थी, क्योंकि जो है वो उन चीजों से अपने खुदाओं के ज़हूर की तवक्को किया करते थे। That's the end of the poem. Again, आपसे जो है गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इंशाअल्लाह ताला मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।